सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। इसके पहले हमने पवन सीरीज का जितना भी बहुविकल्पीय प्रश्न था एक सेपरेट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सिंपल आप सभी को उस वीडियो का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, आप वहां से जाकर देख सकते हो। ठीक है। और आज बहुविकल्पीय प्रश्न का इंग्लिश का टेस्ट भी रहेगा। ठीक, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और हम ये प्रयास करेंगे कि कम से कम 2 वीडियो में पूरा ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है ख़त्म हो जाए। ठीक है, ताकि जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है आप सभी को हम इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, तो आज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि 1-1 नंबर का होता है। ठीक, और देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो इसमें फोकस करना है वो इंग्लिश पे फोकस करना है और स्पेलिंग्स पे, क्योंकि हिंदी आप सभी को नहीं लिखना है, इंग्लिश में ही लिखना है। इसलिए स्पेलिंग जितने भी हैं, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड आप सभी को याद करना होगा। ठीक, तभी आपको नंबर दिया जाएगा। 1-2 नंबर का है तो जो भी कॉपी साइन करने वाला होगा वो सबसे ज़्यादा स्पेलिंग्स पे फोकस करेगा। इसलिए मैं बार बार यही आप सभी को कहती हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। ठीक है, और वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पवन सीरीज का ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द स्पेसिफिक एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट स्कूल लेवल, यानी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने के विशिष्ट उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। कौन कौन से ऐसे जो स्कूली स्तर पर है क्या उद्देश्य होते हैं, तो इसका आंसर करना है एक्सप्लेन द स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट स्कूल लेवल। इसका जो आंसर होगा अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड वयात देयर आर 4 स्पेसिफिक एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश आर। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड वयात के अनुसार 4 स्पेसिफिक एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश आर। कौन कौन सा? टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश, टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश, यानी जो भी आप इंग्लिश बोल रहे हो उसको समझ विकसित करने के लिए। ठीक है, टू स्पीक इंग्लिश अंग्रेजी बोलने के लिए, टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश यानी लिखित अंग्रेजी समझने के लिए। तो ये क्या है? स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने के विशिष्ट उद्देश्य हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है सेकंड की राइट द 1 प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इन टीचिंग इंग्लिश, यानी भाषा सीखने के एक सिद्धांत को लिखिए। ठीक है, जो भी आप इंग्लिश लर्निंग कर रहे हो उसमें क्या एक सिद्धांत है इसके बारे में बताइए। देन इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच द लैंग्वेज टीचिंग। ठीक, यानी मौखिक दृष्टिकोण का सिद्धांत। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, पूछा है राइट द 1 प्रिंसिपल, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच द लैंग्वेज टीचिंग। अगला प्रश्न है एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, यानी क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, यानी टीचिंग रीडिंग के जो पढ़ाने के तरीके हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा देयर आर फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, द अल्फ़ाबेट मेथड, द फोनिक मेथड, लुक एंड से मेथड, द सेंटेंस मेथड। ठीक है, यानी वर्णमाला विधि, ध्वनि विधि जिसे हम फोनेटिक्स यानी ध्वनि विज्ञान भी बोलते हैं, यानी यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है फोनिक यानी ध्वनि विधि, लुक एंड से मेथड यानी आप कह सकते हो यहाँ पे देखो और कहो विधि, द सेंटेंस विधि यानी वाक्य विधि। तो ये पठन पाठन की निम्न विधियाँ हैं। तो यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग। ठीक है, तो ये जो विधियाँ हैं याद कर लीजिएगा, द अल्फ़ाबेट मेथड, द फोनिक मेथड, लुक एंड से मेथड, द सेंटेंस मेथड। अगला जो प्रश्न है व्हाट इज़ स्टोरी मेथड, यानी स्टोरी मेथड क्या है, कहानी विधि क्या है। इन दिस मेथड अ सिंपल स्टोरी इज टेकन। ठीक है, इन दिस मेथड
अ सिंपल स्टोरी इज टेकन। याद करने का बेस्ट तरीका है, सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज द स्टोरी मेथड? इन दिस मेथड अ सिंपल स्टोरी इज टेकन विच इज इंटरेस्टिंग इन डीलिंग विथ कनेक्टेड विद द चाइल्ड्स एवरी डे लाइफ। यानी इस पद्धति में एक सरल कहानी ली गई है जो दिलचस्प है और बच्चे के रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे कहानियों को लेते हैं। तो सिंपल आप सभी को समझ में आ गया होगा। इन दिस मेथड अ सिंपल स्टोरी इज टेकन, यानी इस विधि में एक सिंपल स्टोरी को लेते हैं, एक सिंपल कहानी विच इज़ इंटरेस्टिंग, यानी जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, दिलचस्प हो, इन डीलिंग विद द कनेक्टेड, एंड वो जो कनेक्ट होता है जो स्टोरी, यानी बच्चों के लाइफ से, जो भी उनका रोज़मर्रा का जीवन होता है, लाइफ होता है, उससे कनेक्टेड होता है, ठीक है। डीलिंग यानी उससे ही जुड़ा हुआ होता है, ठीक, कनेक्टेड। क्वेश्चन नंबर अगला है, डिफाइन द definition of approach. Anthony defines approach is this word. It states a point of view or philosophy or an assumption which one believes but cannot necessarily prove. यानी यहाँ पे कह रहा है कि दृष्टिकोण की परिभाषा दीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अप्रोच जो कि हमने डिस्कस भी किया था, अप्रोच की यानी जो आपकी दृष्टिकोण की परिभाषा है, इसको परिभाषित करें। डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ अप्रोच। अप्रोच मतलब होता है दृष्टिकोण, ठीक है। तो इसका जो अपने शब्दों में एंथोनी ने डिफाइन किया है अप्रोच यानी दृष्टिकोण का परिभाषा, इन्होंने बोला है इट स्टेट्स अ point of view or philosophy or an assumption which one believes but cannot necessarily prove। यानी आप कह सकते हो कि एंथोनी परिभाषित करता है कि दृष्टिकोण इन शब्दों में, यानी वह बताते हैं कि दृष्टिकोण या आप कह सकते हो दार्शनिक एक धारणा जो कोई मानता है लेकिन जरूरी नहीं है कि उसे साबित ही करता है। necessarily not prove, cannot prove, ठीक है। यानी उस जो भी दृष्टिकोण है, अप्रोच है, जो भी दार्शनिक है, ये क्या है, एक धारणा है, जरूरी नहीं है कि वो उसको साबित ही करे, ठीक है। तो ये डिफिनीशन जो है एंथोनी ने अपने शब्दों में दिया है अप्रोच का, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है। अगला जो प्रश्न है कि यहाँ पे एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड, ठीक है। यानी आपको क्या अप्रोच और मेथड में क्या डिफरेंट है इसके बारे में बताना है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने अप्रोच के बारे में जाना और यहाँ पे अब पूछ रहा है कि मेथड, क्योंकि अप्रोच मेथड्स ये दो अलग अलग है। अप्रोच यानी दृष्टिकोण, मेथड यानी विधि, ठीक है। तो इन दोनों का अलग अलग डिफिनीशन बताना है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसका जो आंसर होगा, दिस और फॉलोइंग अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी ये दृष्टिकोण और शिक्षण की विधियों का जो अनुसरण कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो है द स्ट्रक्चरल अप्रोच, यानी क्या है, ये अप्रोच है। द सिचुएशनल अप्रोच, द कम्युनिकेटिव अप्रोच, बायलिंगुअल अप्रोच, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, द डायरेक्ट मेथड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये मेथड है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड, यानी ये एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स, यानी डिफरेंट यानी अलग अलग करके बताइए कि दृष्टिकोण कौन कौन से हैं और मेथड कौन कौन से हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच, बायलिंगुअल अप्रोच, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, द डायरेक्ट मेथड है, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड है, ऑडियोलिंगुअल क्या है, मेथड है। अब देखिए शॉर्टली में बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हो व्हाट इज़ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से आप सभी को एक सेपरेट वीडियो में जितने भी टॉपिक है कह रहा है कि व्हाट इज़ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड।
इसका आंसर जो होगा दिस मेथड emphasizes the importance of reading। जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, दिस मेथड emphasizes the importance of reading and neglect training in speaking and listening। यानी व्याकरण अनुवाद विधि क्या है? यह विधि जो है सबसे ज़्यादा जो महत्व देता है पढ़ने को, ठीक है, रीडिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है। नेगलेक्ट किसको करता है? तो स्पीकिंग एंड लिसनिंग, यानी बोलने और सुनने का जो स्किल्स होता है इसको नेगलेक्ट कर देता है। देन इसका जो आंसर होगा दिस मेथड एम्फसाइजेस, यानी जोर देना, द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड नेगलेक्ट ट्रेनिंग इन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज बायलिंगुअल मेथड। बायलिंगुअल मेथड जो है किसने इन्वेंटेड किया है? तो डॉटसन ने किया है। यहाँ पे पूछा है कि द्विभाषी विधि क्या है? व्हाट इज बायलिंगुअल मेथड। इन दिस मेथड द टीचर गिव द मीनिंग्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंस, क्योंकि दोनों ही पैटर्न्स होते हैं, हमने ऑब्जेक्टिव टाइप में देखा था, ठीक है। वर्ड्स पैटर्न भी रहता है और सेंटेंस पैटर्न भी रहता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है इन दिस मेथड द टीचर गिव द मीनिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड एंड सेंटेंस पैटर्न इन द मदर टंग, thus helping the pupils immediately to recall the object or situation and understand the meaning। अगर हम सिंपल कहें, यानी इस विधि में शिक्षक जो होता है अंग्रेजी के अर्थ यानी जो है वो दोनों ही वर्ड्स एंड जो सेंटेंस पैटर्न है उसको आप अपने मदर टंग में यूज कर सकते हो, क्योंकि बायलिंगुअल मेथड यानी द्विभाषी विधि, अगर आपको कोई भी दूसरा लैंग्वेज या अर्थ नहीं समझ में आता है तो आप उसको मदर टंग यानी मातृभाषा की सहायता से बहुत ही आसानी के साथ उसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। एंड आप अगर हम बात करें कि इसमें जो आपका द्विभाषी विधि होता है, ठीक है, इसमें तुरंत समझने के लिए आप देख सकते हो इमीडिएटली टू रिकॉल, यानी जो भी प्रशिक्षु जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, पुपल्स यानी शिष्य होते हैं, उनको बहुत ही जल्द जिस तरीके से स्थिति जैसा आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हो जैसा सिचुएशन होता है उसी टाइप का ऑब्जेक्ट आपको उसी टाइम इमीडिएटली रिकॉल यानी समझने के लिए आपको बताना होता है, ठीक है। तो व्हाट इज बायलिंगुअल मेथड, देन इसका आंसर हो जाएगा इन दिस मेथड द टीचर गिव द मीनिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंस पैटर्न इन द मदर टंग, thus helping the pupils immediately to recall the object or situation and understand the meaning। अगला है explain one merit of bilingual method, ठीक है, यानी द्विभाषी की एक योग्यता बताइए। bilingual method emphasize on development of skills of language listening, speaking, reading and writing, यानी जो आपका द्विभाषी विधि में जो कौशल के विकास पे जोर दिया जाता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, क्योंकि इन चारों पर ही दिया जाता है द्विभाषी विधि, ठीक है, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। देन बायलिंगुअल मेथड एम्फसाइजेज ऑन डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अगला क्वेश्चन है राइट द वन एडवांटेज ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। दिस मेथड असाइन एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन टू रीडिंग स्किल, यानी जो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड है सबसे ज़्यादा जो फोकस करता है वो किस पे? रीडिंग, यानी पूछ रहा है कि यहाँ पे डॉक्टर वेस्ट, क्योंकि आप सभी को पता है इसको न्यू विधि के नाम से भी जानते हैं, न्यू मेथड के नाम से डॉक्टर वेस्ट को ही जानते हैं। यहाँ कह रहा है राइट द वन एडवांटेज ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, यानी जो डॉक्टर वेस्ट नई विधि है इसके क्या एक फ़ायदे बताइए। तो यह विधि पढ़ने में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। दिस मेथड असाइन एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन टू रीडिंग स्किल, यानी सबसे ज़्यादा जो फोकस या कह सकते हो स्थान देती है, महत्व देती है, वो रीडिंग स्किल को देती है। कौन? तो जो आपका डॉक्टर न्यू, क्योंकि आप सभी को पता है जो द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो भी किस पे फोकस करता है? तो रीडिंग पे ही करता है। और वो जो आपका डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड है ये भी रीडिंग पर ही फोकस करता है, रीडिंग स्किल। अगला जो प्रश्न है डिफाइन डायरेक्ट मेथड, ये बहुत शॉर्टली में दिया है और आप बहुत ही आसानी के साथ याद भी कर सकते हो। डिफाइन डायरेक्ट मेथड, यानी डायरेक्ट मेथड क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। Direct method is a method of teaching a foreign language, especially a modern language,
ठीक है। इसको हम मॉडर्न लैंग्वेज यानी डायरेक्ट मेथड को मॉडर्न लैंग्वेज भी कहते हैं। थ्रू conversation, discussion and reading in the language itself without the use of the pupil's language, without translation and without the study of formal grammar। यानी सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो आपका डायरेक्ट मेथड होता है, इसमें क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का अनुवाद नहीं किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो आपको क्या करना है, इंग्लिश टू इंग्लिश, ठीक है। जो जैसे कि आपको पता है ग्रामर या बाइलिंगुअल मेथड जो है, उसमें आप मदर टंग में जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप तुरंत उसी प्रकार का ऑब्जेक्ट देकर उनको समझा सकते हो मदर टंग में। लेकिन जो आपका डायरेक्ट मेथड होता है, यह एक फॉरेन लैंग्वेज यानी आप कह सकते हो स्पेशली अ मॉडर्न लैंग्वेज, ठीक है। इस तरीके से डिफाइन डायरेक्ट मेथड, तो आप इसको याद कर सकते हो पॉइंट टू पॉइंट। डायरेक्ट मेथड इज अ method of teaching a foreign language, especially a modern language, through conversation, discussion and reading in the language itself without the use of the pupil's language, without translation, देख सकते हो ना, without translation and without the study of formal grammar। यानी इसमें हम ज़्यादा जैसे कि हम लोग पढ़ते आते हैं, कभी भी इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें हम ग्रामर ज़रूर पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका डायरेक्ट मेथड है, बस समझने से मतलब है। इंग्लिश टू इंग्लिश समझ लिया तो बहुत ज़्यादा है, आपको उसके बारे में ग्रामर यानी किस तरीके से क्या किया गया है, ग्रामर नहीं बताया जाता है। यही लिखा है विदाउट द स्टडी ऑफ फॉर्मल ग्रामर, यानी बहुत ही कम ग्रामर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। यानी अगर हम हिंदी में अगर हम इसको बताएं कि प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट विधि एक विदेशी भाषा सिखाने की एक विधि है, क्योंकि क्या कह रहा है, फॉरेन लैंग्वेज यानी विदेशी भाषा, विशेष रूप से एक आधुनिक भाषा, बातचीत, चर्चा माध्यम, ठीक है। इसकी यूज़ के लिए बिना भाषा मतलब जो लैंग्वेज है उसी भाषा में पढ़ना, बिना अनुवाद किए, और केवल फॉर्मल ग्रामर यानी औपचारिक ग्रामर का ही यूज़ करते हैं, वरना बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, व्हाट इज स्ट्रक्चरल अप्रोच, यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है। तो इसका आंसर होगा द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट इन द लर्निंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द एक्विजिशन ऑफ वोकैबुलरी। जैसे फ्रेंड्स हमने स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में जब डिस्कस किया था कि किसी भी वर्ड को, जैसे 3-4 वर्ड है, रीअरेंज करना होता है, तो हमें क्या पता है, उसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर के बारे में पता है। आप किसी भी वर्ड का स्ट्रक्चर इस प्रकार बनाओ जिससे कुछ अर्थपूर्ण भाव निकल सके। वही कह रहा है द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट इन द लर्निंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज मास्टरी, यानी आपको स्ट्रक्चर यानी संरचनात्मक में बहुत ज़्यादा मास्टरी हासिल करना होगा, मोर इम्पोर्टेंट दैन द एक्विजिशन ऑफ वोकैबुलरी, ठीक है। यानी आप कह सकते हो संरचनात्मक दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि एक विदेशी भाषा सिखाना, संरचनाओं जो आपका स्ट्रक्चर है इसमें महारत अधिक से अधिक हासिल करना है, और जो भी शब्दावली है, ठीक है, वोकैबुलरी है, इसमें भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसको भी आप सभी को इसके वोकैबुलरी का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है। तो व्हाट इज स्ट्रक्चरल अप्रोच, द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट इन द लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द एक्विजिशन ऑफ वोकैबुलरी। अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, यानी जो आपका संरचनात्मक है इसके कितने प्रकार है बताइए। बेसिकली वी मे डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज, यानी जो है आमतौर पर इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा, सेंटेंस पैटर्न, फ्रेजेस पैटर्न, फॉर्मूला और आइडियम्स या एडियम्स, तो ये 4 पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि राइट वन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, ठीक है, यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच का एक ऑब्जेक्ट लिखिए। टू टीच द 4 फंडामेंटल स्किल नेमली ओवर एंड एसेशनल वोकैबुलरी ऑफ अबाउट 3000 रूट वर्ड्स फॉर एक्टिव यूज़, ठीक है। यानी 4 मौलिक कौशल सिखाने के लिए, अर्थात एक एसेशनल वोकैबुलरी और अबाउट 3000 रूट वर्ड्स फॉर एक्टिव यूज़,
ठीक है। तो ये यानी जैसे कि हमने पहले ही बोला जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है इसमें सबसे ज़्यादा जो आपकी शब्दावली है, इतने वर्ड्स के बारे में आप सभी को जानकारी होना चाहिए। इस स्ट्रक्चर में मास्टरी यानी महारत हासिल करना होगा, तभी किसी भी वर्ड का आप बहुत ही आसानी के साथ उसका स्ट्रक्चर बना सकते हो ताकि उसका एक कुछ अर्थ निकल सके। अगला जो क्वेश्चन है, राइट द अदर नेम निक नेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, जो कि हमने ऑब्जेक्टिव टाइप में भी देखा, द ओरल अप्रोच। अगला प्रश्न है, राइट फ्यू वर्ड्स ऑन ऑडियोलिंगल मेथड। ऑडियोलिंगल मेथड क्या है? बहुत ही कम शब्दों में, कुछ शब्दों में इसके बारे में बताइए। देन इसका आंसर होगा, इन द ऑडियोलिंगल मेथड लैंग्वेज फॉर्म्स डू नॉट अकर बाय देमसेल्फ, द अकर मोस्ट नेचुरली विदिन अ कॉन्टेक्स्ट। द ऑडियोलिंगल मेथड वाज developed in the United States during World War II। जैसे कि हमने ये शायद 2017 का क्वेश्चन है, पहले भी डिस्कस किया है। यानी ऑडियोलिंगल मेथड क्या है? यानी ऑडियो भाषिक विधि भाषाओं में यानी आप कह सकते हो फॉर्म नहीं होते हैं, स्वयं द्वारा एक संदर्भ में सबसे स्वाभाविक रूप से घटित हुआ है। ऑडियो लिंगल जो है ये संयुक्त राष्ट्र आप कह सकते हो जो सेकेंड युद्ध हुआ उसी में इसका विकास हुआ था ऑडियो लिंगल मेथड का। तो इस तरीके से भी रिलेट कर सकता है कि ऑडियो लिंगल जो है वो कहाँ से डेवलप हुआ, तो यूनाइटेड स्टेट यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यानी वर्ल्ड वार सेकेंड यानी द्वितीय युद्ध, विश्व युद्ध द्वितीय। अगला जो प्रश्न है, व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच, यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होता है? देन इसका आंसर होगा, द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज अ लर्नर सेंट्रल अप्रोच। यानी जो आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है एक लर्नर पर केंद्रित होता है, यानी शिक्षार्थी पर केंद्रित होता है जो सीख रहा है। इन दिस अप्रोच यानी इस दृष्टिकोण में एवरीथिंग फॉर्म फ्लुएंसी, यानी सब कुछ बहुत ज़्यादा धारा प्रवाह, यानी जो कुछ भी कहते हो, ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश बोल देते हैं उसके बाद हिंदी बता देंगे। इन दिस अप्रोच एवरीथिंग फॉर्म फ्लुएंसी ऑफ सेइंग समथिंग, एक्यूरेसी एंड एप्रोप्रिएटनेस और इक्वली इम्पोर्टेंट। यानी जो आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है यह सीखने पर जो भी लर्नर होता है उसी पे केंद्रित होता है। इस दृष्टिकोण में जो कुछ भी बोला जाता है बहुत ही धारा प्रवाह के साथ, बहुत ही शुद्धता के साथ और बहुत ही इक्वली इम्पोर्टेंट, इसमें महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है, जो कुछ भी आप कहते हो। अगला जो प्रश्न है, व्हाट इज प्रोज, यानी जो गद्य है वो क्या है? तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे कॉलेज के अनुसार प्रोज इज द वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर, ठीक है, यानी जो भी गद्य होते हैं उनके जो शब्द होते हैं बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से होते हैं। अगला जो प्रश्न है, राइट टू एम्स ऑफ प्रोज, यानी गद्य के दो उद्देश्य क्या है? टू प्रिपेयर देम for silent reading, to develop their active and passive vocabularies। अगला जो प्रश्न है कि give definition of poetry। आंसर, according to प्रोफेसर हडसन के अनुसार poetry is made out of life, belongs to life and exists for life only, ठीक है, यानी पोएट्री का ये डेफिनेशन है। यानी अगर हम इसका हिंदी में बोले, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है गिव डेफिनेशन ऑफ पोएट्री, यानी पोएट्री की परिभाषा क्या है? तो सबसे पहले अगर हम इसका अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हडसन, यानी प्रोफेसर हडसन के अनुसार, ठीक है, अब इसमें प्रोफेसर हडसन के अनुसार इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है? इन्होंने बोला है कि कविता जीवन से बनी है और जीवन से संबंधित है और जीवन के लिए ही अस्तित्व में है। पोएट्री इज मेड आउट ऑफ लाइफ, बिलोंग्स टू लाइफ एंड एग्जिस्ट फॉर लाइफ ओनली। अगला प्रश्न है, गिव द 2 एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री, यानी जो कविता है इसमें 2 उद्देश्य क्या है? टू अनेबल स्टूडेंट टू अप्रिशिएट द ब्यूटी, राइम द स्टाइल ऑफ द पोएम, ठीक है, यानी छात्रों की सुंदरता की सराहना करने में सक्षम बनाने के लिए और कविता की जो शैली है इसको बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन द एस्पेक्ट्स ऑफ पोएट्री, यानी कह रहा है कि कविता के पहलुओं को स्पष्ट कीजिए। तो कविता के 3 पहलू हैं, एस्पेक्ट्स मतलब होता है पहलू, ठीक है, एक्सप्लेन द एस्पेक्ट ऑफ पोएट्री, यानी कविता के पहलुओं को इसके बारे में बताइए, एक्सप्लेन करिए। पोएट्री हैज़ 3 एस्पेक्ट, कौन कौन से पहलू हैं? इमोशनल, इमेजिनेटिव और राइथमिक, ठीक है, या रिदमिक। अगला जो प्रश्न है, व्हाट इज लैंग्वेज गेम्स,
यानी लैंग्वेज गेम्स का डिफिनीशन क्या है। लैंग्वेज गेम आर एडमेरेबल, ठीक है, वे टू प्रैक्टिस लैंग्वेज बिकॉज दे प्लेस लैंग्वेज इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। द चाइल्ड इज इनकरेज टू यूज ऑल द लिंग्विस्टिक नॉलेज कैपेसिटी एक्टिविटी। व्हाट इज लैंग्वेज गेम्स, यानी लैंग्वेज गेम्स क्या है। तो जो आपका लैंग्वेज गेम्स होता है, ठीक है, कह रहा है कि एडमेरेबल मतलब प्रशंसा करना, यह क्या है, एक सराहनीय तरीका है, ठीक है। और उसके बाद कह रहे बिकॉज दे प्लेस लैंग्वेज इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि ये जो भी लैंग्वेज होते हैं, जो कुछ भी होता है, एक सामाजिक संदर्भ में रखते हैं। उसके बाद कह रहा है द चाइल्ड इज इनकरेज्ड, ठीक है, यानी बच्चा इन सभी, ठीक है, इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, टू यूज ऑल द लिंग्विस्टिक नॉलेज कैपेसिटी एक्टिविटी, यानी जो भी बालक होता है, जो कुछ भी इसमें सीखता है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। व्हाट इज लैंग्वेज गेम्स, देन इसका आंसर होगा इंग्लिश में लैंग्वेज गेम्स आर एन एडमेरेबल वे टू प्रैक्टिस लैंग्वेज बिकॉज द प्लेस लैंग्वेज इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। द चाइल्ड इज इनकरेज्ड, यानी जो कुछ भी चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, प्रोत्साहित होते रहते हैं टू यूज ऑल दिस लिंग्विस्टिक नॉलेज कैपेसिटी एक्टिविटी। अगला प्रश्न है व्हाट इज कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन इज डायलॉग बिटवीन टू पर्सन। अगला प्रश्न है कि हाउ मेनी वॉवल्स इन ए टू जेड। हाउ मेनी वॉवल्स ए टू जेड, देन इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5। कौन कौन सा, ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट इन द ब्लैंक। जे फॉर, यहाँ पे क्या होगा, जग। एल फॉर लॉयन, एक्स फॉर एक्समास, ठीक है, यानी जो क्रिसमस होता है, एक्समास ट्री। तो यहाँ पर ये हो गया। अगला जो प्रश्न है री अरेंज द जम्बल बाय लेटर्स इन द करेक्ट अल्फाबेटिकल वर्ड ऑर्डर, यानी सिंपल यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल तरीके से, यानी पहले कौन आएगा, सिंपल यहाँ पे कर देना, एल आएगा, एम आएगा, एन, ओ, पी, ठीक है, सबसे पहले यू आएगा, फिर वी, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स, फिर वाई। उसके बाद इसमें अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले क्यू, आर, यू, भी, सॉरी यहाँ पे क्यू, आर, एश, यू, भी। अगला प्रश्न है हाउ मेनी कंसोनेंट इन ए टू जेड, देन 21। राइट 5 नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स, पोटैटो, पी, टोमेटो, जिंजर, कैरेट। अगला प्रश्न है राइट 5 नेम्स ऑफ विल्ड एनिमल्स, यानी जंगली जानवरों के नाम, एलिफेंट, फॉक्स, लायन, वोल्फ, बियर। क्वेश्चन नंबर राइट 5 नेम्स ऑफ बर्ड्स, पैरेट, पिजन, वल्चर, क्रो, क्रेन। अगला क्वेश्चन है राइट 5 नेम्स ऑफ पिट एनिमल्स, डॉग, क्रो, कैट, ऑक्स, गॉट। अगला जो प्रश्न है राइट 5 नेम्स ऑफ फ्रूट्स, मैंगो, एप्पल, पपाया होगा, ग्रेप्स, बनाना। अगला प्रश्न है राइट 5 नेम्स ऑफ प्लांट्स, यहाँ पे होगा पिक्चर प्लांट, कोवाल्टी, सैंड्यू, तुलिस, एलोवेरा। राइट द नेम ऑफ डेज इन द वीक, इन वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्वेश्चन नंबर अगला है राइट द 11 to 20 फिगर्स इन वर्ड्स, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इनको क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है। अगला प्रश्न है कि थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, 240p में कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है राइट द फॉलोइंग फिगर्स इन वर्ड्स, 1942, 79, 89। इसको क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है। तो 19 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 79 एंड उसके बाद से 89। अगला प्रश्न है राइट 1 एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सेंटेंस, आई रीड अ पोएम। सिंपल सेंटेंस, साधारण। अगला प्रश्न है विच इज आवर नेशनल गेम, देन हॉकी। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ सुटेबल आर्टिकल, द गार्डन हैड, यहाँ पे एन एप्पल, क्योंकि जो ए होता है क्या है, वॉवल्स है, एन एप्पल ट्री, एन ऑरेंज ट्री एंड अ गवावा ट्री, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि राइट प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज अप्रोच फॉर डेवलपिंग रीडिंग स्किल, यानी कह रहा है कि यहाँ पे जो आपका ये क्वेश्चन है राइट प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज अप्रोच फॉर डेवलपिंग रिगार्डिंग स्किल, ठीक।
देन इसका आंसर होगा इन द बिगिनिंग द सेम मैटर शुड बी गिवन टू रीड विच हैज़ बिन प्रैक्टिकल ओरली। यानी कह रहा है कि यहाँ पे दूसरी भाषा के सिद्धांत को, यानी दूसरी भाषा को जो भी हम सीखते हैं, जो भी सिद्धांत होता है उसके पढ़ने का कौशल विकसित करना, यानी आप कह सकते हो किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर एक सिद्धांत होता है इन द बिगनिंग, यानी शुरुआत में, द सेम मैटर शुड बी गिवन रीड विच हैज़ बिन प्रैक्टिकल ओरली, यानी आप केवल और केवल पढ़ो और उसका प्रैक्टिकल ओरली यानी बोल के आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप सेकंड लैंग्वेज बहुत जल्दी उसमें डेवलप होगा। अगला प्रश्न, गिव ऑन एडवांटेज ऑफ रीडिंग अलाउड, यानी इसका आंसर होगा रीडिंग अलाउड हेल्प्स द स्टूडेंट बिल्डिंग इम्प्रूविंग वोकैबुलरी स्टिमुलेटिंग इमेजिनेशन एंड इंक्रीज रीडिंग फ्लुएंसी। तो ये जोर पढ़ने के क्या है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। यानी आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी, यानी बहुत मतलब आप इसमें हेजिटेशन नहीं होता है, फ्लुएंसी आ जाता है, वर्ल्ड बिल्डिंग होता है, इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो इस तरीके से तेज यानी लाउड पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगला आपका प्रश्न है, गिव ऑन एडवांटेज ऑफ साइलेंट रीडिंग, यानी मौन पढ़ने के क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदे हैं। इट इज़ क्विकर एंड देयरफॉर सेव टाइम्स, यानी आप कह सकते हो यह जल्दी और यह इसलिए समय भी बचाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, यानी यहाँ आप कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट ऑफ स्पीच, यहाँ पे मीन रहेगा द मेजर कैटेगरीज इनटू विच ही vocabulary of language is divided are known as part of speech. There are art in numbers in English language. कौन कौन सा होता है part of speech, यानी noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection। बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, गिव द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या अंतर है। देन नाउन का जो परिभाषा होता है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इट परफॉर्म्स सेवरल फंक्शन इन इंग्लिश बट नेमिंग इज क्लियरली द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कॉमन नाउन, बॉय, गर्ल। प्रॉपर नाउन, राम, कानपुर। कलेक्टिव नाउन, कोर्ट, नेवी, etc। मटेरियल नाउन, वर्ड, मिल्क। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी एंगर, फियर, etc। प्रोनाउन का जो परिभाषा होता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच is used instead of a noun, यानी पर्सनल प्रोनाउन, I, we, us। रिलेटिव प्रोनाउन, who, which। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, whose, whom। demonstrative प्रोनाउन, my, your। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, myself, himself। इंडेफिनिट प्रोनाउन, once, none, few। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, either, neither। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कीजिए। और जितने भी ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए, एग्ज़ाम में ज़रूर इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप कह सकते हो कि 85 इसमें से जो अति लघु यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो इसमें से 80% क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे बाहर कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, और आप इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, बार बार रिवीजन करिए ताकि आप सभी को याद हो जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।